हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर भोजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इससे पहले एक सेशन और हुआ है जिसमें हम लोगों ने थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने पोषण चैप्टर को स्टार्ट किया था। ठीक है, पोषण चैप्टर के अंदर हमने बेसिक भोजन के बारे में देखा, स्वास्थ्य से रिलेटेड डेफिनेशंस देखी WHO के अकॉर्डिंग, और भोजन के जो भाग होते हैं इसका जो क्लासिफिकेशन होता है प्राप्ति के स्थान पर कि जंतुओं से प्राप्त हो रहा है, प्लांट से प्राप्त हो रहा है। फिर हमने देखा कि उनका जो है कार्य क्या होता है, रासायनिक संरचना के आधार पर आप इसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण इन सब में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें प्रीवियस सेशन में डिस्कस हो चुकी थी। आज का जो सेशन है हम लोग यहाँ पर बात करने वाले भोजन का शरीर में कार्य के अनुसार वर्गीकरण से कौन सा भोजन हमारे शरीर को क्या देकर जाता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कितने प्रकार का होता है, शरीर में इसका प्रमुख कार्य क्या है, कौन सी मात्रा कितने % कार्बोहाइड्रेट देती है, जैसे दाल आपने खाई है उससे कितनी मात्रा में आपको क्या चीजें प्राप्त होगी। तो ये सारी चीजें जो है मतलब कार्बोहाइड्रेट का A to Z विथ MCQs हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट या इसको कार्बोज भी कहा जाता है, इसका विशेष स्थान माना जाता है क्योंकि प्रकृति में यह अद्वितीय कार्य करता है और वास्तव में कार्बोहाइड्रेट पशु जगत में पोषण का मुख्य स्थान यहाँ पर रखता है। पौधों में पाए जाने वाले हरे तत्व क्लोरोफिल में असंख्य रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि इसमें क्या बोला गया है कि कार्बोहाइड्रेट पशु जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पोषण का मुख्य साधन एनिमल किंगडम की, अगर पशु जगत की मैं बात करूँ तो किसका रहेगा, कार्बोहाइड्रेट का रहेगा। ऐसे ही अगर मैं प्लांट की बात करूं तो पौधों में पाए जाने वाले हरे तत्व क्लोरोफिल में असंख्य रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में बात होगी। यह क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी की सतह से सॉइल लेकर पानी और संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, दैट इज C12H22O11। ठीक है, इसी को प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस यहाँ पर कहा जाता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत पौधे भी है। यह तत्व प्रकृति में अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। स्टार्च के रूप में कार्बोस विभिन्न प्रकार के अनाजों तथा पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे चावल, शर्करा, आलू, गेहूं, बाजरा, अन्य सभी धान्य और जो जड़दार सब्जियां हैं इसमें मुख्यतः से क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। अब इसके अगर संगठन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है जो विभिन्न तत्वों के संयोग से यहाँ पर बनता है। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट बना है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। मेनली जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो इन तीनों तत्वों के संयोग से बना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होंगे जिसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, पेप्टोज, सबके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी चीजें होगी वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगी। इन तीन तत्वों के पारस्परिक संयोग से परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट का संगठन यहाँ पर होता है। तो इन्हीं सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, इन सब चीजों के बारे में अभी हमें डिस्कस करना है। देखो, कार्बोहाइड्रेट को अपन बेसिकली 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अब ये चीजें जो है कैसे काम करती है तो इसका एक क्लासिफिकेशन और आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की एक कैटेगरी और होती है सिंपल और कॉम्प्लेक्स करके, जिसमें से सिंपल में आपका आ जाएगा मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा आपका पॉलीसेकेराइड। हिंदी और इंग्लिश नाम बिल्कुल समान ही है, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, तो ये सही रहेगा आपके लिए याद रखना। मोनोसेकेराइड में आ जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। नाम आपको यहाँ पर थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, GGF या GFG करके, जैसे आपको याद रहता है वैसे आप याद कर लीजिएगा। GFG करके याद कर लो, GF तो हमेशा याद रहती है ना। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज हो गया। डाइसेकेराइड्स के अंदर कौन आ जाएगा, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज आ जाएगा। ठीक है, सलमा करके है, जैसे आपको याद रहता है, आपको 3 वर्ड याद रखना है, SLM। ठीक है, या स्लमडॉग मिलीनियर करके, जैसे भी आपको ट्रिक जो भी समझ में आती है उसके थ्रू आप इसको यहाँ पर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज यहाँ पर हो गया। पॉलीसेकेराइड्स में कौन आ जाते हैं, स्टार्च आ जाते हैं, फाइबर आ जाते हैं, ग्लाइकोजन्स आ जाते हैं, और भी कई सारी चीजें इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, इसमें कौन कौन हो गया, SFG हो गया,
ठीक है, तो ये आपको GFS कर लीजिए। ठीक है, GFG हो गया, स्लमडॉग हो गया और GFS हो गया। ठीक है, तो 3 कैटेगरी हो गई, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, क्योंकि देखो मैं आज आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगी कि मोनोसेकेराइड में कौन कौन आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ठीक है, डाइसेकेराइड में कौन आता है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसका स्ट्रक्चर यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। इस तरीके से पूरी आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट की हुई रहेगी। तो ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें कई सारी दूसरी चीजें भी इंक्लूड हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बोला जाता है। और क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स में GFG दैट मीन्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज हो जाएगा। डाइसेकेराइड्स में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज हो जाएगा। पॉली में आपका ग्लाइकोजन यहाँ पर हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा और स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट कर ही लेते हैं। मोनोसेकेराइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल यूनिट इसको यहाँ पर माना जाता है। ये केवल एक रासायनिक इकाई है जिसके संयोजन से जटिल कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बनते हैं। एक सिंपल सी यूनिट इसको यहाँ पर बोला जाता है जिसकी सहायता से अलग अलग प्रकार के सैकेराइड्स का निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल यूनिट जो होती है मोनो, डाई और पॉली में सबसे सिंपल मोनो होगी। ठीक है, अब इसके भी 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार इसके होते हैं। सबसे पहला ग्लूकोज। समस्त कार्बोहाइड्रेट पदार्थ के पाचन के पश्चात ग्लूकोज के रूप में शरीर शोषित होता है। ये सबसे सरल शर्करा यहाँ पर मानी जाती है। समस्त कार्बोहाइड्रेट पदार्थ के पाचन के पश्चात ग्लूकोज के रूप में ही शरीर में ये शोषित हो जाता है। जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा सबसे पहले वो डाइजेस्ट होगा, सबसे पहले वो पाचित होगा और उसके पश्चात ये ग्लूकोज के रूप में ही शरीर के द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है। सबसे सरल यूनिट इसको यहाँ पर माना जाता है। दूसरा हो जाता है आपका फ्रक्टोज, है ना। आपका GFG का कौन आ गया, F यहाँ पर आ गया है, दैट इज फ्रक्टोज। यह ठोस, रवेदार, स्वाद में मीठा और पानी में घुलनशील होता है। मोस्टली ये फलों के रस में पाया जाता है। ये हो गया आपका फ्रुक्टोज। ठीक है, ग्लैक्टोज की बात करें तो ग्लैक्टोज जो है शरीर की जब डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट होती है, शरीर की जब पाचन क्रिया होती है, तब ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट है ये उस समय उत्पन्न होता है ना। तो शरीर में पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है या तत्व कौन सा है, तो ग्लैक्टोज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार पूरा आप सिंपल सा पढ़ लीजिए, फिर इनके सारे जो फॉर्मूलाज है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। याद करते हुए चलो, मोनोसेकेराइड सिंगल यूनिट होती है। ठीक है, 3 टाइप इसके होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज दैट इज GFG। ग्लूकोज क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ के पाचन के पश्चात शरीर में ही यह शोषित हो जाता है। फ्रक्टोज ठोस, रवेदार, स्वाद में मीठा, पानी में घुलनशील, फलों के रस में पाया जाएगा। और ग्लैक्टोज जो है पाचन प्रक्रिया के दौरान ये उत्पन्न होता है। अब डाइसेकेराइड की बात कर लेते हैं। 2 सेकेराइड से मिलकर ये बना होता है, या मोनोसेकेराइड की 2 यूनिट मिलकर जो है किसका निर्माण करती है, डाइसेकेराइड का यहाँ पर निर्माण करती है। अब इसमें भी 3 प्रकार यहाँ पर होंगे, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो माल्टोज क्या होता है, यह विशेषकर अंकुर निकले अनाजों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, जो अंकुरित अनाज होते हैं उसमें पाया जाता है माल्टोज। इसीलिए आपको बोला जाता है ना कि अंकुरित भोजन आपको करना चाहिए, है ना। जैसे अंकुरित चना जो हो गया, अंकुरित मूंग जो हो गया, वो वाली चीज है। लैक्टोज के बारे में देखो, ये शर्करा दूध में पाई जाती है, इसीलिए इसको दुग्ध शर्करा भी यहाँ पर कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और अभी अपन पढ़ेंगे, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें और है लैक्टोज में। पहले बेसिक पढ़ लो, दूध में पाया जाता है इसीलिए इसको दुग्ध शर्करा यहाँ पर कहा जाता है। सुक्रोज की बात करें तो इसको गन्ने की शर्करा यहाँ पर बोला जाता है। अब देखो लैक्टोज के बारे में क्या लिखा हुआ है, यह आसानी से किण्वित होने वाला कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए किण्वन के द्वारा मेटाबोलाइट्स के उत्पादन के लिए कार्बन और ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसका उपयोग निश्चित रूप से एक विकल्प हो सकता है। ग्लूकोज या सुक्रोज की तुलना में अधिक धीरे धीरे चयापचय होने के कारण कैटाबोलाइट दमन प्रभाव को कम करने के लिए लैक्टोज को एक अच्छा विकल्प यहाँ पर माना जा सकता है। इन जनरल जैसे हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें हमारे शरीर में ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हम लोग किसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, हम लोग किस पदार्थ का सेवन यहाँ पर कर सकते हैं, लैक्टोज का सेवन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आसानी से किण्वित भी हो जाता है और साथ ही हमारी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, मेटाबॉलिज्म या शरीर में जो चयापचय क्रिया होती है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो किसके थ्रू मिलती है, आपको लैक्टोज के थ्रू मिलती है। तो लैक्टोज को आप यूज़ कर सकते हैं, आप भोजन के रूप में आप इसको यहाँ पर ले सकते हैं। ग्लूकोज या सुक्रोज की तुलना में ये एक अच्छा विकल्प हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हमारी कैटाबोलाइट एक्टिविटी है ना, कैटाबोलाइट दमन प्रभाव है, इसको कम करके
करके लैक्टोज का प्रयोग करके, मतलब हमारे शरीर में आपने पता देखा होगा कि एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होती है, तो अगर आपने लैक्टोज का सेवन किया है तो ये धीरे धीरे आपके शरीर पर काम करेगा, तो लंबे समय तक आपके शरीर में एनर्जी बनी हुई रहेगी। ठीक है, इसीलिए ग्लूकोज और सुक्रोज की तुलना में लैक्टोज को एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर माना जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? दोनों क्लियर हो गए, डाइसेकेराइड्स क्लियर हो गए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें पॉलीसेकेराइड के बारे में। देखो, मोनो तो क्या होता है, सिंगल यूनिट होती है। डाई क्या होता है, दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ये कार्बोज पदार्थ दो या दो से अधिक शर्करा इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि इसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं। देखो, सबसे पहला तो कौन हो गया, यहाँ पर स्टार्च हो गया। ठीक है, यह पौधों व जड़ों के बीजों में पाया जाता है। स्टार्च कहाँ पर पाया जाता है, पौधों व जड़ों के बीजों में। सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज कहाँ पर पाया जाता है, यह केवल पौधों में पाया जाता है, मनुष्यों में इसका पाचन नहीं होता है, तो केवल प्लांट्स में पाया जाता है। आपने कोशिका में पढ़ा होगा ना सेल्यूलोज, है ना, तो ये वही है, केवल पौधों में पाया जाता है, मनुष्यों में इसका पाचन नहीं होता है। डेक्ट्रिस भी होता है इसके अंदर। स्टार्च युक्त भोजन को पकाने व भुनने से वह डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित यहाँ पर हो जाता है। जिस भोजन में स्टार्च जैसे चावल वगैरह इनमें हो गया, तो जब इसको पकाया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेक्स्ट्रीन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए सेल्यूलोज जो है डायरेक्टली आपके शरीर को नहीं मिलेगा। ग्लाइकोजन की बात करें तो इसे पशु स्टार्च, एनिमल स्टार्च के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये पशुओं के यकृत में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया आपका पॉलीसेकेराइड। जो मल्टीपल मोनोसेकेराइड्स की श्रृंखला होती है, जब वो कई सारी होती है तो उससे किसका निर्माण होता है, उससे पॉलीसेकेराइड का यहाँ पर निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें हो गया स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और डेक्स्ट्रीन, अगर भोजन को पकाया गया है, भुना गया है, तो वो डेक्स्ट्रीन में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं पैप्टीन। पैप्टीन कहाँ पर पाया जाता है, पैप्टीन पके हुए फल में उपस्थित होता है। यह चीनी की उपस्थिति में जेली का रूप धारण कर लेता है, अतः फल की पैक्टिन जेली जमाने के प्रयोग में लाई जाती है। जैसे जेली को जमाना हुआ है ना, जैसे फल वगैरह होते हैं तो उनका पल्प यहाँ पर पाया जाता है जेली स्ट्रक्चर में, तो उसमें हम लोग पैक्टिन का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हमें ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के समस्त स्रोत वनस्पति जगत में ही विद्यमान है, प्लांट से ही आपको मिलेंगे। अनाज, फल, सब्जियां और जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनसे आपको कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं, अनाजों में मुख्य रूप से कहाँ से मिलेगा, कौन से अनाज खाएं जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना आदि में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और ऐसे फ्रूट में बात करें तो खजूर, अंगूर, केला, किशमिश, मुनक्का, दाख, सूखी खुबानी तथा अंजीर जैसे फल में भी कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, अनाज और फलों के अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थों में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जैसे कि मीठे पदार्थ, गुड़ हो गया, सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है। शहद, अखरोट, शीरा, शकरकंद, आलू, ठीक है, इनमें पाया जाता है। वैसे न्यूनाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राय सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, मतलब अल्प अल्प मात्रा में ऑलमोस्ट सभी भोज्य पदार्थों में आपको ये कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। देखना चाहते हैं किसमें कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अनाज में जो है, अगर 100 ग्राम अनाज है तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होगी, 63 से 79% तक उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। अगर मैं दालों के बारे में बात कर रही हूँ तो दालों में 56 से लेकर 60 ग्राम तक जो है कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। कंदमूल में जैसे आलू, शकरकंद, जमीन कंद वाले हो गए, इसमें 22 से 39% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नट्स व ऑयल सीड्स की बात करें तो इसमें 10 से 25% पाया जाता है। शक्कर में सबसे ज़्यादा 99.4% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। साबूदाना की बात करें, इसमें 87.1% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गुड़ की बात करें, जैगरी की, 95%, इसमें 95 ग्राम पर 100 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से 4 पदार्थ आपके सामने ऑप्शन में रखे हुए रहेंगे और पूछा जाएगा किसमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जो भी ऑप्शन में जिसमें ज़्यादा रहेगा, जस्ट लाइक शक्कर ऑप्शन में, तो आप इसको लगा देना, फिर आप इसको लगा सकते हो, फिर साबूदाना लगा सकते हो, ठीक है, फिर आप अनाज लगा सकते हो, दालें लगा सकते हो, ऐसे करके जो भी ऑप्शन रहेंगे आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्यों है, कार्बोहाइड्रेट की हमें डेली आवश्यकता क्यों पड़ती है।
तो विभिन्न विशेषज्ञ समूह जैसे आईसीएमआर हो गया, एफए हो गया, डब्ल्यूएचओ, ज़्यादा आगे नहीं जाते, अगर इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन की बात भी अगर हम लोग सुने, है ना, तो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि इनके द्वारा प्रस्तावित दैनिक आहारी और पोषकीय आवश्यकताओं की तालिका के अंतर्गत भारतीयों के लिए कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता की कोई मात्रा ऐसे निर्धारित नहीं है कि आपको इसी मात्रा में लेना है। फिर भी एक एनालिसिस हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि वसा, प्रोटीन आदि से शरीर को जितनी मात्रा में कैलोरी मिल जाए, बाकी शेष बची हुई कैलोरी आपको किससे प्राप्त होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से। यानी कि लगभग 50 से 65% कैलोरीज जो है आपके शरीर को कहाँ से प्राप्त होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, क्योंकि जो विटामिन मिनरल्स वगैरह हो गए उनसे तो बहुत अल्प मात्रा में हमको एनर्जी मिलती है, तो मोस्टली जो एनर्जी हमको मिलेगी वो किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। और इनको सुपर फास्ट एनर्जी भी बोला जाता है क्योंकि बहुत जल्दी आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन और अवशोषण इसके बारे में देख लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जब भोजन चबाया जाता है तो वह लार के संपर्क में पाया जाता है। लार में एक प्रकार का अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जिसको टाइलिन यहाँ पर कहा जाता है। टाइलिन की क्रिया से स्टार्च का परिवर्तन डेक्स्ट्रीन तथा माल्टोज में हो जाता है। जिसे अपन ने पढ़ा था, डेक्स्ट्रीन क्या होता है? अनाज को भूनने और पकाने से वो डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। शुरुआती जो प्रोसीजर होती है हमने ह्यूमन बॉडी को पढ़ा है, राइट। तो शुरुआत जो होती है भोजन को चबाने की या भोजन का डाइजेस्ट होने की, वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वहीं पर सलाइवा मिलना स्टार्ट हो जाती है भोजन के साथ, जो कि भोजन के पाचन में मदद करती है। तो इसने यही चीज़ बोली है कि लार में एक तरीके का अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जिसको टाइलिन कहा जाता है। इसकी क्रिया से स्टार्च का एक परिवर्तन डेक्स्ट्रीन तथा माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। पके हुए भोज्य पदार्थों पर यह क्रिया अधिक अच्छी तरीके से होती है क्योंकि पकाने की क्रिया के फलस्वरूप स्टार्च कोशिकाओं की भित्तियां फट जाती है और इन पर एंजाइम की क्रिया फास्ट हो जाती है। तो पका हुआ भोजन आप ले रहे हैं तो उसका पाचन, डाइजेशन ज़्यादा जल्दी होगा। आमाशय में भोजन के पहुंचने पर इस एंजाइम की क्रियाशीलता बंद हो जाती है। पाचन की प्रमुख क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है और सरलतम शर्करा तैयार यहाँ पर हो जाती है। मुंह से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पर होती है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंतें, वहाँ पर जाकर खत्म होती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पाचन और अवशोषण। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो भी प्रोसेस अभी हमने पढ़ी कि कौन किसको किस में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे स्टार्च की बात करें तो जो टाइलिन है वो माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, माल्टोज की बात करें तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सुक्रोज की बात करें तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टोज की बात करें तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जस्ट आप अभी पढ़ लीजिए, इसको हम लोग जब पूरा केमिकल फॉर्मूला देखेंगे उसमें पूरा डिस्कस कर लेंगे किसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन किसको किस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जस्ट एक अभी आप देख लीजिए इस चीज़ को, फिर आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ओके, चलिए पाचन के अंत में एकल शर्करा इकाई में ग्लूकोज, फ्रक्टोज व ग्लैक्टोज बनते हैं। जब पाचन का एंडिंग हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में शर्करा बनी, ठीक है, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो गए। याद आ गया आपको GFG मोनोसेकेराइड्स का ग्लूकोज, F का फ्रक्टोज और G का ग्लैक्टोज। ठीक है, जिनका अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? आंतों के द्वारा किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ ऐसे रूप जो पच नहीं सकते जैसे कि सेल्यूलोज आदि व्यर्थ पदार्थों के साथ उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, मल के द्वारा इसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। अवशोषण की क्रिया कहाँ पर होती है? छोटी आंत में होती है क्योंकि वहां पर आकर क्या हो गई? एंडिंग हो गई। तो जितने भी उसमें आवश्यक भोज्य पदार्थ जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता है, ठीक है, जिनकी आवश्यकता हम लोग बोल सकते हैं हमारे शरीर को है, वो सारे यहाँ पर अवशोषित कर लिए जाते हैं। ग्लूकोज का कुछ भाग मांसपेशियों द्वारा भी ले लिया जाता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित यहाँ पर कर लिया जाता है। जैसे कि अगर अधिक मात्रा में हमारे शरीर को ग्लूकोज मिला तो उसको यहाँ पर कौन संग्रहित कर लेगा? यकृत, लीवर यहाँ पर ग्लाइकोजन के फॉर्म में संग्रहित कर लेगा। ठीक है, चलिए अब इसके क्या क्या कार्य होते हैं, हम लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, किसके अलग अलग जो है टाइप होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, फिर मोनो, डाई, पॉली, तो ये करता क्या है? ठीक है, तो भोजन के एक अति आवश्यक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसमें सबसे पहला है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो कार्बोहाइड्रेट का शरीर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा देना है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत भी इसको माना जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर जो है 4 कैलोरी ऊर्जा
यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। कल वाले सेशन में हमने देखा ही था कि किससे 4 कैलोरी ऊर्जा अपन को यहाँ पर प्राप्त होती है। इससे शरीर को प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है, यह शरीर में संग्रहित होकर आवश्यकता पड़ने पर आपको ऊर्जा यहाँ पर देगा। प्रोटीन की बचत में सहायक, भोजन में ग्रहण किया गया कार्बोहाइड्रेट शरीर में संग्रहित प्रोटीन की बचत में भी सहायक होता है। यदि हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर लेंगे तो इससे शरीर को समुचित मात्रा में कैलोरी मिलेगी और प्रोटीन की मात्रा अन्य कार्यों के लिए सुरक्षित रहेगी। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि प्रोटीन का कार्य क्या होता है। देखो, प्रोटीन जो है हमारे शरीर के निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन का मेन काम तो वो होता है कि शरीर के निर्माण में मदद करना, अंगों को देखना, उनकी पूरी देखरेख करना, है ना, बॉडी बनाने में मतलब मदद करना, वो वाली चीज़ होती है। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो प्रोटीन अपना सब कुछ काम छोड़कर कार्बोहाइड्रेट का कार्य करने लग जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य कैसा कि कार्बोहाइड्रेट जो शरीर को एनर्जी देता है, तो फिर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की जगह शरीर को एनर्जी देने का कार्य करता है। ठीक है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट आपने पूरा ले रखा है तो प्रोटीन अपना कार्य अच्छे से कर पाएगा, उसको बार बार कार्बोहाइड्रेट को देखना नहीं पड़ेगा कि इसकी कमी तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो प्रोटीन की बचत यहाँ पर होगी, जितना भी प्रोटीन होगा वो शरीर के अंगों को बनाने में मदद करेगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है कि ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो यहीं से बना हुआ है ऊर्जा प्रदान करना। तो यहीं से क्वेश्चन बना था कि ऊर्जा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है? तो ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर के अंगों को बनाने में कौन मदद करता है? तो प्रोटीन अंगों, शरीर के अंगों को बनाने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, लैक्टोज के रूप में आपने अभी पढ़ा था ये वाली चीज, SLM वाली, है ना, डाइसैकेराइड्स के बारे में, उसी में था लैक्टोज। तो लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट शरीर में कुछ बैक्टीरिया की वृद्धि में सहायक होता है। लैक्टोज शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में भी यहाँ पर सहायता करता है। वसा की बचत में सहायक, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने से शरीर में वसा की बचत में सहायक हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट वसा के अत्यधिक प्रज्वलन को रोकने में भी यहाँ पर सहायक होता है। मतलब अगर बहुत अधिक मात्रा में वसा की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती जा रही है तो कार्बोहाइड्रेट उसको कंट्रोल करके चलेगा। पाचन स्वास्थ्य जो है इसको स्वस्थ बनाए रखना, तो सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, इसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। इन कार्बोहाइड्रेट का पोषण मूल्य तो नहीं है, परंतु ये हमारी आंतों की मांसपेशियों की गति को तीव्रता प्रदान करता है। जैसे हमने देखा था, सेल्यूलोज हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं देता है, बस इसका कार्य यही होता है। जैसे आपने आहारी रेशे के बारे में पढ़ा होगा, फूड फाइबर्स के बारे में पढ़ा होगा, जो मोस्टली फ्रूट से आपको प्राप्त होता है, तो उसका कार्य यही होता है कि वो बस भोजन की, हमारे शरीर में भोजन की मात्रा को यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और मल विसर्जन में ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन कार्बोहाइड्रेट का कोई पोषण मूल्य तो नहीं है, बट फिर भी ये क्या करते हैं, हमारी मांसपेशियों को गति प्रदान करते हैं, इनको तीव्रता देते हैं। ये फीके व रेशे युक्त होते हैं, इन्हें रेशा या फाइबर रेशा आप बोल सकते हैं। इनके द्वारा मल अधिक देर तक आंत में नहीं रहता है और कोई कब्ज की शिकायत आपको यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, चलिए, भोजन को स्वाद प्रदान करना, कार्बोहाइड्रेट युक्त प्राय सभी भोज्य पदार्थ मीठे तथा उच्च स्वाद वाले होते हैं। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि आहार में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन पदार्थ के समावेश में भोजन को अधिक स्वादिष्ट बना देता है, जिससे व्यक्ति इसको रुचिपूर्वक यहाँ पर ग्रहण कर सकता है। अनेक गंभीर रोगों से सुरक्षा करना, तो अधिक रेशा युक्त भोजन पदार्थ जो होते हैं हृदय रोगी को आराम यहाँ पर देते हैं, क्योंकि ऐसे आहार में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रहती है और ये स्ट्रॉल की मात्रा, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी मात्रा को भी कम करने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाए तो दो चीज़ें होती है, एक तो कमी और एक अधिकता। तो पहले हम लोग कमी देख लेते हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की समुचित मात्रा विद्यमान होने के कारण सामान्य रूप से हमारे आहार में इनकी कमी नहीं होती है। मतलब इन जनरल आपने देखा ही, ऑलमोस्ट हर फूड में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से शरीर मुख्य रूप से ऊर्जा ग्रहण करता है। कमी होने की स्थिति में शरीर का वजन घटने लगता है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती है, व्यक्ति को दुर्बलता महसूस होती है और चेहरे से चमक यहाँ पर कम होने लगती है। अगर इसकी अधिकता हो जाए तो क्या होगा, इसका प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा, जिससे मोटापा यहाँ पर हो सकता है। वास्तव में जब शरीर सामान्य से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एकत्रित करने लग जाता है तो ये वसा तंतुओं में यहाँ पर
कन्वर्ट होने लग जाता है, एडिपोज टिश्यू में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। परिणाम स्वरूप वजन में वृद्धि होने लगती है। शरीर की चुस्ती कम होने के कारण व्यक्ति साधारण परिश्रम से ही थक जाता है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता तथा मांसपेशियों की कार्य क्षमता भी यहाँ पर कम हो जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति को अपने दैनिक आहार में से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटाकर नियमित रूप से यहाँ पर व्यायाम करना चाहिए। मतलब जितनी भी कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को मिल रहा है उस मात्रा को आप क्या करें, धीरे धीरे यहाँ पर कम करिए और एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए अब डायबिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। वास्तव में डायबिटीज़ कार्बोहाइड्रेट की कमी से अथवा अधिकता से नहीं होता, मतलब इसका कार्बोहाइड्रेट से कनेक्शन नहीं है। जब कार्बोहाइड्रेट का चयापचय नहीं हो पाता है तो ऐसी अवस्था में ब्लड शुगर या रक्त शर्करा यहाँ पर बढ़ जाती है। उसका कुछ भाग मूत्र के साथ शरीर में विसर्जित होता रहता है। साधारणतः रक्त में शर्करा की कमी हो जाती है, किंतु मधुमेह में ये मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है। कंसेप्ट समझ में आया? डायबिटीज के पीछे का कंसेप्ट क्या है? मान लो अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है ना, आप जो भी ये भोज्य पदार्थ है ये लेना बंद कर दिए, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि इसकी वजह से मुझे डायबिटीज हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो कार्बोहाइड्रेट जो कर रहा है कि शरीर को एनर्जी दे रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो चयापचय क्रिया है उसकी जो एक्टिविटी है अगर वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो ऐसी अवस्था में हमारे ब्लड में जो है शर्करा की मात्रा इंक्रीज होने लग जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट अपना कार्य अच्छे से नहीं करे तो क्या होगा कि ब्लड में जो है शुगर इंक्रीज हो जाएगी। अगर ब्लड में शुगर इंक्रीज हो जाएगी तो इसका कुछ भाग मूत्र के साथ शरीर से विसर्जित होना स्टार्ट हो जाएगा और रक्त में शर्करा की मात्रा रहती है, किंतु मधुमेह में ये मात्रा थोड़ी सी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है और इसी तरीके से यहाँ पर डायबिटीज हो जाता है। कार्बोज का चयापचय इंसुलिन नामक हार्मोन पर निर्भर करता है। अच्छा, जो हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट का चयापचयन क्रिया जो है वो अच्छे से संपन्न नहीं हो पा रही, दैट मीन्स जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, दैट मीन्स जितनी मात्रा आपके शरीर को मिलना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट आपने सेवन किया है ना, आप खा तो रहे हैं, आप उसका सेवन तो कर रहे हैं, लेकिन वो आपके शरीर को नहीं लग रहा है ना। तो ये जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है जो आपके एनर्जी इंक्रीज करती है आपके शरीर के अंदर, तो अगर कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं, ले रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, फिर भी आपके शरीर को नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का चयापचयन इंसुलिन नामक हार्मोन पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, इसके इंजेक्शंस भी लगते हैं जिनको डायबिटीज होता है। ठीक है, तो कार्बोज का जो चयापचयन है इंसुलिन नामक हार्मोन पर निर्भर करता है। इंसुलिन कहाँ से आता है? इंसुलिन जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सी? पैंक्रियास, अग्नाशय से निकलने वाला एक प्रकार का रस है। जब शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, मतलब ये जो है एक प्रकार का हार्मोन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जब ये निकलना बंद हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी कारण यहाँ पर हो सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में इंसुलिन बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो रक्त में बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये मधुमेह में बढ़ना स्टार्ट कर देता है, मतलब रक्त में धीरे धीरे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स, इसके क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं डायबिटीज़ के? बार बार पेशाब जाना, अत्यधिक प्यास और भूख का लगना, कमजोरी आना, पैरों में जलन होना, अधिक पसीना आना व सिर का चकराना, ये सारे के सारे किसके लक्षण हैं? डायबिटीज़ के। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। ये जस्ट एक बेसिक पार्ट था जो कार्बोहाइड्रेट का हमने कंप्लीट किया है। इसके अलावा आप इसको जितना पढ़ेंगे उतना कम है, क्योंकि इसमें कई सारे अलग अलग चीज़ें होती है, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आने वाली क्लास में इसका थोड़ा सा एक एडवांस लेवल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है? कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बोनेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स या फिर पॉलीसैकेराइड। अब देखो, पॉलीसैकेराइड तो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है जिसमें आपका डाइसैकेराइड भी होगा और मोनोसैकेराइड भी होगा, तो डी तो आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये टाइप है। ठीक है, और इसका एक और नाम क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा गया। कार्बन के हाइड्रेट्स बोल सकते हैं क्या, कि जिसमें कार्बन के हाइड्रेट्स पाए जाएंगे। कार्बन के हाइड्रेट दैट मीन्स कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, डेफिनेटली। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या कीटोन या ऐसे यौगिक होते हैं जिनको विघटित किया जा सकता है। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट पानी में समान अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर होते हैं, इसीलिए इसको कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का आप विच्छेद भी करेंगे तो नाम में ये छुपा हुआ है, कार्बन के हाइड्रेट्स। ठीक है, ये देखो, कार्बो मतलब कार्बन और इसके हाइड्रेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का वह वर्ग जिसे आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? मतलब जो सिंगल ही रहता है, जिसको आगे हाइड्रोलाइज आप नहीं कर सकते, जिसके आगे आप चेन नहीं बना सकते,
वो डाइसेकेराइड होगा, है ना, ये डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, ये पॉलीसेकेराइड होगा, ये प्रोटियोग्लाइकन होगा, या फिर मोनोसेकेराइड होगा। हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट की 3 कैटेगरी होती है, मोनो होता है, डाई होता है और ट्राई होता है। मोनो मतलब सिंगल यूनिट, है ना, जिसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते। दैट मीन्स जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो डाइसेकेराइड होता है उसमें 2 मोनोसेकेराइड्स होते हैं, और जो पॉलीसेकेराइड होता है उसमें मल्टीपल मोनोसेकेराइड्स होते हैं, जिसको आप जितना आगे चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो किसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते, मोनोसेकेराइड को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, वो सिंगल यूनिट होता है। ठीक है, क्लियर है, तो मोनोसेकेराइड आपका आंसर हो जाएगा। तो मोनोसेकेराइड सामान्य सूत्र CnH2nOn के साथ यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर हम लोग n की वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एकल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। ये सरल शर्कराएं होती हैं जिन्हें सरल रूप में आगे हाइड्रोलाइज्ड आप नहीं कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के किस वर्ग को गैर शर्करा माना जाता है, मतलब गैर शर्करा मतलब शर्करा के अलावा अतिरिक्त तत्व भी हो सकते हैं। मोनो में, डाई में, पॉली में या ओलिगोसैकेराइड्स में। तो किसको माना जाएगा, जिसमें शर्करा के अतिरिक्त गैर तत्व भी पाए जाएंगे, है ना। तो पॉलीसेकेराइड्स आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, जब सैकड़ों या हजारों मोनोसेकेराइड एक साथ संघनित होते हैं तो ये पॉलीसेकेराइड्स को बनाते हैं। ये स्वाद में मीठे नहीं होते, इसीलिए इनको गैर शर्करा के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पशुओं में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख भंडारण रूप का नाम क्या है। पशुओं में जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस रूप में संचित होता है, सेल्यूलोज में, चिटिन में, ग्लाइकोजन में या फिर स्टार्च में। तो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था, ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो ज्यादातर जानवरों के यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। इसमें प्रमुख भंडारण के रूप में जाना जाता है। यह एमाइलोपेक्टिन का अत्यधिक शाखित रूप है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, जहाँ प्रत्येक 10 ग्लूकोज अवशेषों के बाद शाखा यहाँ पर बनती है। तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं ग्लाइकोजन का। ठीक है, ये पूरा अपना ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर डॉट डॉट बना रखा है। दैट मीन्स ये इधर आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जहाँ पर भी डॉट डॉट है, मतलब जहाँ पर भी ओ छूटा हुआ है ना, वो ये क्या करता है, आगे फिर वापस जुड़ता रहता है। इसने बोला इसीलिए कि ये कई हजारों आगे मोनोसेकेराइड से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, दैट इज ग्लाइकोजन। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बेसिक थे, हम लोग बोल सकते हैं बेसिक क्वेश्चन है ये अभी। तो ये आप एक बार से कंप्लीट कर लीजिएगा, एक बार से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर इसके आगे आने वाले सेशन में हम लोग थोड़े से इसके फॉर्मूला वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एज पर द एनालिसिस आपके पेपर में कई लेवल के क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं, कई सारे और कई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। मतलब कार्बोहाइड्रेट का पूरा जो डीप होता है वो आपसे पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।